हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था, एक एरिया वार्निंग दी गई है 6 से 8 अक्टूबर के बीच में, जिसमें पेरीमीटर जो है वो 750 किलोमीटर्स का है और जो एरिया है वो 6834 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स का है। तो ये जो एरिया है ये स्ट्रेट नहीं है, ये आड़ा तिरछा है। तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं ये जो टेस्ट है वो निर्भय मिसाइल के नेक्स्ट वेरिएंट यानी कि ITCM मिसाइल का हो, जिसका फुल फॉर्म है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। तो इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये जो टेस्ट है वो कल कंडक्ट कर लिया जाए, अगर वेदर ठीक रहती है। अगर नहीं रहती है तो 7 से 8 तक की तो विंडो हमारे पास है ही। ये जो टेस्ट है वो 8 तारीख तक कंडक्ट किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में पहले हम निर्भय की बात करेंगे, फिर ITCM की बात करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि चाइना और पाकिस्तान क्या यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि हमें फ्यूचर में क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर किस डायरेक्शन में स्टेप लेना चाहिए। तो निर्भय एक क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, करीबन 1500 किलोग्राम का वजन है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड तो कैरी कर ही सकती है, साथ में न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी करने में सक्षम है। तो वॉरहेड का जो वजन है वो करीबन 200 से 300 किलोग्राम का हो सकता है। तो इसमें 2 स्टेजेस के इंजन यूज़ होते हैं। जो पहला है उसमें एक रॉकेट बूस्टर होता है जो कि मिसाइल को ग्राउंड से बूस्ट करके हवा में ले जाता है पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पर। फिर उसके बाद इसका खुद का जो टर्बो फैन या फिर टर्बोजेट इंजन है वो चालू हो जाता है और मिसाइल को आगे की तरफ प्रोपेल करता है। तो साथ ही साथ इसके विंग्स भी निकल आते हैं जो कि इस मिसाइल को ग्लाइड करने में हेल्प करते हैं। तो इस मिसाइल का जो विंग स्पैन है वो 2.7 मीटर का है और ये मिसाइल कैपेबल है मैक 0.7 से मैक 0.9 की स्पीड पर क्रूज करने में। तो इसकी जो टोटल रेंज है उससे 1500 किलोमीटर बताया जाता है, पर अभी तक उतनी रेंज में इस मिसाइल को टेस्ट नहीं किया गया है। मैक्सिमम इसे 1000 किलोमीटर पर टेस्ट किया गया है और वो भी टर्बोफैन इंजन के साथ। तो यहाँ तक तो मिसाइल की स्पेसिफिकेशन की बात हो गई। अब इसके नेविगेशन सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें 2 तरह के नेविगेशन सिस्टम है। पहला जब मिसाइल लॉन्च होकर टारगेट की तरफ जाती है, दूसरा जब टारगेट को स्ट्राइक करने वाली होती है। तो जो पहली स्टेज है उसको मिड कोर्स कहते हैं। तो जो मिड कोर्स नेविगेशन इसको मिलता है वो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करके मिलता है। तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है जो कि मिसाइल को नेविगेट करता है बिना बाहर से किसी सिस्टम की सहायता लिए हुए। तो इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, जायरोस की, एक्सेलरोमीटर्स की, साथ में कंप्यूटर होता है जो कि हर चीज़ को कैलकुलेट करके नेविगेट करता है। साथ में इसको सपोर्ट करने के लिए सैटेलाइट गाइडेंस भी दिया गया है जिसमें GPS और नाविक को यूज़ किया जा सकता है। तो नाविक जैसा कि हम जानते हैं इंडियन है, GPS जो है वो अमेरिकन है। तो GPS को ब्लॉक किया जा सकता है, इसलिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी सेकंड स्टेज की बात करें यानी कि टर्मिनल फेज की, जब टारगेट सामने हो उसके लिए पहले तो एक्टिव रडार होमिंग है, यानी कि एक रडार है जो कि टारगेट को ट्रैक करता रहता है और मिसाइल को गाइड करता है। दूसरा इमेजिंग इंफ्रारेड को भी प्लान किया गया है जो कि टारगेट के थर्मल सिग्नेचर को तो फॉलो करता ही है, साथ में उसकी थर्मल इमेज को भी, जिसकी वजह से इसको डिकॉय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए जो इमेजिंग इंफ्रारेड है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो यहाँ तक तो बेसिक मिसाइल की बात हो गई। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस मिसाइल से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये मिसाइल कैपेबल है सी स्किमिंग कैपेबिलिटी में, यानी कि ये काफ़ी लो फ्लाई कर सकती है और समुद्र की सतह को फॉलो करते हुए टारगेट की तरफ मूव कर सकती है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के रडार से अपने आप को बचाते हुए स्ट्राइक कर सकती है। दूसरी इसमें लॉइटरिंग कैपेबिलिटी है, यानी कि टारगेट के पास पहुंचकर अगर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का सही समय नहीं आया तो ये हवा में घूमते हुए उसका वेट कर सकती है और समय आने पर डिस्ट्रॉय कर सकती है। तीसरी इसमें टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी भी है। तो टेरेन हगिंग सी स्किमिंग की तरह ही होता है, जिसमें समुद्र की सतह के बजाय जो नॉर्मल लैंड है उसके काफ़ी क्लोज फ्लाई करना होता है। तो समुद्र की सतह के ऊपर फ्लाई करना ज़्यादा आसान होता है नॉर्मल लैंड के ऊपर से, क्योंकि वहाँ पर जो सरफेस है वो ऊपर नीचे होता है। तो जो टेरेन हगिंग है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है सी स्किमिंग कैपेबिलिटी से, लेकिन ये मिसाइल दोनों कैपेबिलिटीज़ पहले ही वैलिडेट कर चुकी है। तो ये मिसाइल 50 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फ्लाई कर सकती है। तो टेरेन हगिंग की वजह से इसे टेरेन मास्किंग मिल जाती है, जिसकी वजह से जो एनिमी रडार है उसको इस मिसाइल को ढूंढने में परेशानी होगी।
तो यहाँ तक हमने मिसाइल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं अभी हम मिसाइल को लेकर कहाँ पर हैं। तो निर्भय प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल 6 ट्रायल किए गए हैं। पहला ट्रायल जिसको एक्चुअली 2012 में किया जाना था उसको आगे बढ़ाकर 17 मार्च 2013 में किया गया। तो ये जो ट्रायल था ये एक्चुअली कंप्लीट सक्सेस नहीं था। इसमें जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो करीबन 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पर रखे एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का था, जिसमें मिसाइल की स्टार्ट काफ़ी अच्छी थी। 0.7 मैक की स्पीड अचीव करी गई। इंजन भी प्रॉपरली स्टार्ट हुआ। करीबन 15 मिनट्स तक मिसाइल जो है वो फ्लाई करी। फिर उसके बाद करीबन 30% जो पाथ है उसको कवर करने के बाद मिसाइल अपने पाथ से हटने लगी। फिर इसको जानबूझकर क्रैश करा दिया गया। सेकेंड ट्रायल की बात करें तो इसे कंडक्ट किया गया था 17 अक्टूबर 2014 में और ये सक्सेसफुल था। तो करीबन 15 वे पॉइंट्स रखे गए थे जिसको मिसाइल को रीच करना था। ये डिफरेंट डायरेक्शन में थे। तो मिसाइल ने सक्सेसफुली इन वे पॉइंट्स को अचीव किया और 1000 किलोमीटर दूर रखे टारगेट को 1 घंटे 10 मिनट के समय में डिस्ट्रॉय किया। तो निर्भय का जो फेमस वीडियो दिखता है जिसमें इसे जैगुआर एयरक्राफ्ट से रिकॉर्ड किया गया है वो इसी 2014 के टेस्ट का है। बाकी उसके बाद जो 2 ट्रायल कंडक्ट किए गए, थर्ड और फोर्थ, दोनों ही फेलियर थे। थर्ड ट्रायल 16 अक्टूबर 2015 में किया गया था जिसमें मिसाइल को अपने एल्टीट्यूड से नीचे आना था और 1000 किलोमीटर दूर रखे एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करना था। इसे 4800 मीटर एल्टीट्यूड से नीचे 20 मीटर एल्टीट्यूड पर आना था और 1000 यानी कि 1000 किलोमीटर दूर रखे टारगेट को डिस्ट्रॉय करना था। मिसाइल 128 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाई थी। फोर्थ ट्रायल की बात करें तो इसे कंडक्ट किया गया था 21 दिसंबर 2016 को, जिसमें मिसाइल के हार्डवेयर के साथ कुछ इशू बताया गया था और मिसाइल को अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करना पड़ा था। पांचवा ट्रायल जो कि 7 नवंबर 2017 को कंडक्ट किया गया था, ये एक सक्सेस था जिसमें मिसाइल ने करीबन 647 किलोमीटर दूर रखे टारगेट को डिस्ट्रॉय किया था, जिसको कवर करने में मिसाइल को 50 मिनट्स का टाइम लगा था। इस ट्रायल की जो खास बात थी वो ये थी कि यहाँ पर टर्बो फैन को रिप्लेस करके टर्बो जेट को यूज़ किया गया था। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टर्बो फैन और टर्बो जेट इंजन को, टर्बो जेट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो टर्बो फैन की कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो खाली 647 किलोमीटर रखा गया। जो छठा ट्रायल है उसको कंडक्ट किया गया था 15 अप्रैल 2019 में। ये एक सक्सेसफुल ट्रायल था जिसमें सारे वे पॉइंट्स को मीट किया गया। 50 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक मिसाइल को टेस्ट किया गया। साथ में मिसाइल ने 650 किलोमीटर दूर रखे टारगेट को डिस्ट्रॉय किया और इस ट्रायल के दौरान मिसाइल ने अपनी टेरेन हगिंग और सी स्कीमिंग कैपेबिलिटीज़ को वैलिडेट किया। तो यहाँ पर निर्भय के जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं वो ख़त्म हो गए और ये मिसाइल LAC पर लिमिटेड नंबर में डिप्लॉयड है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो ITCM की है, यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की। तो इसे आप निर्भय का नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि निर्भय के जो फॉरेन कंपोनेंट्स हैं उनको इंडिजिनस कंपोनेंट से रिप्लेस करना। तो इसमें निर्भय का जो पहला रशियन इंजन है यानी कि सैटर्न 36MT, उसको इंडिजिनस STFE मानिक इंजन से रिप्लेस करना है। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है उसमें जो RF सीकर है उसको रिप्लेस करके एक इम्प्रूव्ड इंडिजिनस RF सीकर लगाना है, जिसको RCI ने यानी कि रिसर्च सेंटर इमारत ने डेवलप किया है। ये सीकर एक्सपेंड सीकर होगा जिसकी रेंज करीबन 20 किलोमीटर के अराउंड होगी। साथ में ये रडार इमेजिंग को परफॉर्म करने में भी सक्षम होगा। तो इस ITCM मिसाइल का जो पहला टेस्ट है उसे पिछले साल कंडक्ट करने की कोशिश करी गई थी, जो कि 12 अक्टूबर 2020 में किया गया था और इस टेस्ट को कंडक्ट करते ही 8 मिनट में अबॉर्ट करना पड़ा था टेक्निकल ग्लिच की वजह से। यहाँ पर यह बात रिपोर्ट करी गई थी कि जो इंडिजिनस इंजन यूज़ किया गया था यानी कि मानक इंजन यूज़ किया गया था उसकी परफॉर्मेंस स्टेबल थी, जो परेशानी है वो कहीं और से थी। तो इस चीज़ को सही करके जो अगला ट्रायल है वो कल किया जा सकता है। तो ये ICTM मिसाइल का दूसरा ट्रायल होगा, इसलिए इस पर नज़र बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई इंडिया के क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के पास क्या है। तो क्रूज मिसाइल के मामले में पाकिस्तान एक्चुअली इंडिया से आगे चल रहा है। पाकिस्तान के पास बाबर सीरीज की क्रूज मिसाइल है। तो ये करीबन 1500 किलोग्राम की क्रूज मिसाइल है, जो कि 450 से 500 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो न्यूक्लियर हो।
मिसाइल की टेस्टिंग की बात करें तो मिसाइल इन्होंने 2005 में ही टेस्ट कर दी थी, जिससे करीबन 500 किलोमीटर तक की रेंज इन्होंने अचीव करी। उसके बाद 2007 में करीबन 700 किलोमीटर के आसपास की रेंज इन्होंने अचीव करी। तो बाबर 1 की जो रेंज है वो 700 किलोमीटर है, बाबर 2 की जो रेंज है वो 750 किलोमीटर है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट है वो इतना सिग्निफिकेंट इसलिए रहा क्योंकि ये मिसाइल एक्चुअली रिवर्स इंजीनियर टोमाहॉक है, जैसा कि इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। तो अगर आप टोमाहॉक मिसाइल से बाबर को कंपेयर करें तो टोमाहॉक की जो रेंज है वो इस मिसाइल की ऑलमोस्ट दुगनी है। तो उस पर बेस्ड होने के बाद भी उस कैपेबिलिटी को ये इस मिसाइल से मैच नहीं कर पाए, पर फिर भी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। चाइना की बात करें तो चाइना द्वारा यूज़ करी जाती है CJ-10 क्रूज मिसाइल, जो कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। करीबन 500 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है और जो रेंज है वो करीबन 1500 किलोमीटर बताई जाती है। तो ये मिसाइल भी एक्चुअली बेस्ड है रशियन KH-55 मिसाइल पे, जिसको चाइना ने यूक्रेन से एक्वायर किया था। करीबन 6 के नंबर में यूक्रेन से इन्होंने KH-55 खरीदी थी और ऐसा माना जाता है कि उसी मिसाइल पर बेस्ड CJ-10 बनी है। साथ में पॉसिबिलिटी टोमाहॉक की टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करने की जताई जाती है, जिसमें जो पुर्जे हैं वो इराक, पाकिस्तान और सर्बिया जैसी कंट्री से मंगाए हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जाती है। तो इसके भी डिफरेंट वेरिएंट है, एयर लॉन्च वेरिएंट भी है। करीबन 1500 किलोमीटर तक की रेंज इस मिसाइल की काफ़ी कैपेबल है, पर यह भी ऑलरेडी डेवलप्ड मिसाइल पर बेस्ड है। तो चाइना और पाकिस्तान इंडिया से क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट में डेफिनेटली आगे हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न है, और रीज़न ये है कि उनकी जो मिसाइल्स हैं वो पहले से ही डेवलप्ड मिसाइल पर बेस्ड हैं। बाकी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की बात करें तो इंडिया द्वारा डेवलप किया जा रहा है निर्भय का ही एयर लॉन्च वर्जन, पर निर्भय साइज़ में काफ़ी बड़ी होगी और खाली Su-30 MKI से ही लॉन्च करी जा सकती होगी। इससे बेटर है कि जो फोकस्ड है वो स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल पर किया जाए, जैसे कि स्कैल्प क्रूज मिसाइल हो गई जो कि रफाल से फायर की जा सकती है, अमेरिका की JASSM हो गई। इवन पाकिस्तान द्वारा राड मिसाइल बनाई गई है, जिसका जो राड 2 वर्जन है उसकी मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर है। बाकी टर्की द्वारा भी सोम बनाई गई है। बाकी जर्मनी और स्वीडन के द्वारा मिलकर KE-PD 350 क्रूज मिसाइल को डेवलप किया गया है, जो खुद 500 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज देती है। इंडिया द्वारा भी काम किया जा रहा है कैट्स सिस्टम के अंतर्गत हंटर क्रूज मिसाइल को बनाने के लिए। तो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में इंडिया को कैट्स हंटर पे फोकस करना चाहिए। बाकी जो निर्भय मिसाइल है वो लैंड अटैक और शिप लॉन्च वर्जन के साथ ज़्यादा सक्सेसफुल निकलकर सामने आएगी। आई होप निर्भय को लेकर हर चीज़ क्लियर हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।